तो इंडिया ईरान रिलेशन को हम देखते हैं। फर्स्ट आउटलाइन है छाबर पोर्ट रिलेटेड अभी रिसेंट डेवलपमेंट क्या है, इंडिया का इंटरेस्ट क्या है ईरान में, इन पर्टिकुलर इंडिया का ओवरऑल इंटरेस्ट क्या है वेस्ट एशिया में इन जनरल, एंड इंडिया का वेस्ट एशिया पॉलिसी क्या होना चाहिए इंक्लूडिंग ईरान। वेस्ट एशिया आप इस रीजन को कह दो, गल्फ रीजन कह दो या मिडल ईस्ट कह दो, ये तीनों एक ही है। नाउ छाबर पोर्ट से हम स्टार्ट करते हैं। चाइना यहाँ पे गवादर पोर्ट डेवलप कर रहा था इन पाकिस्तान, जो चाइना का ओपनिंग होगा इन अरेबियन सी। चाइना का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके थ्रू चाइना एक्सपांड कर रहा है इन साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप, सेंट्रल एशिया एंड अफ्रीका। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, ये वर्ल्ड के 4.4 बिलियन पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगा। सो वर्ल्ड का टोटल पॉपुलेशन है 7 बिलियन, 4.4 बिलियन पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगा। ऑलमोस्ट 65% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अफेक्ट करेगा। इन शॉर्ट आप ऐसा कह सकते हो कि एक्सेप्ट अमेरिका कॉन्टिनेंट, वर्ल्ड के सारे पार्ट्स को ये अफेक्ट करेगा इन वन और अदर वे। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसके 3 कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट है लैंड का कंपोनेंट, लैंड के ऊपर ये रोड डेवलप करेंगे, रेलवे डेवलप करेंगे। दूसरा इसका कंपोनेंट है वाटर कंपोनेंट, मींस ओशन कंपोनेंट। सो ओशन के अंदर सी रूट डेवलप करेंगे, पोर्ट डेवलप करेंगे। एंड थर्ड है कुछ इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है। तो उस इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट में से एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सो चाइना से देन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पूरा ये कॉरिडोर गवादर पोर्ट अरेबियन सी में एंड होता है। चाइना गवादर पोर्ट को डेवलप कर लेगा, उसको अच्छे से उसके लिए एक्सेसिबल हो जाएगा, देन चाइना के लिए पूरा का पूरा अरेबियन सी ओपन हो जाएगा। अभी अरेबियन सी के अंदर इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंजॉय कर रहा है बिकॉज ये हमारे नेबरहुड में है। बट अगर चाइना यहाँ पे आता है तो वी विल फेस डिफिकल्टी। अरेबियन सी क्यों इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉक्सिमिटी टू गल्फ रीजन। यस, किसी ने डाउट पूछा? CPG नहीं है, ये CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। मानसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना से लेके पाकिस्तान के बीच में, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक्सटेंशन है। क्यों ये रीजन इंपॉर्टेंट है? सो अरेबियन सी में अगर चाइना एंटर होता है तो वहां से वो गल्फ रीजन को एक्सेस कर पाएगा। गल्फ रीजन में एनर्जी का सोर्स है। चाइना एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है, उसके पास एनर्जी का अपना रिसोर्सेस नहीं है। प्लस अफ्रीकन कंट्री को एक्सेस कर पाएगा। अफ्रीकन कंट्री मिनरल रिच है एंड अफ्रीकन कंट्री में फ्यूचर में डेवलपमेंट का पोटेंशियल है। नेक्स्ट सेंचुरी अगर होगा किसी का तो वो एशिया एंड अफ्रीका का होगा। यूरोप ऑलरेडी डेवलप हो गया है, सो एशिया एंड अफ्रीका। ये आशीष शर्मा 4.4 बिलियन पॉपुलेशन को ये अफेक्ट करेगा। सो नेक्स्ट जो सेंचुरी होगा डेट विल बी ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। तो अब रिसेंट डेवलपमेंट वहां पे क्या हो रहा है? तो ईरान निगोशिएट कर रहा है चाइना के साथ टू बिल्ड छाबर जहेडान प्रोजेक्ट। अब छाबर जहेडान प्रोजेक्ट क्या है कि यहाँ पे छाबर पोर्ट है ईरान में, और वहां से जहेडान रीजन, जहेडान ईरान का ही पार्ट है बट अफगानिस्तान बॉर्डर पे लोकेटेड है। तो इंडिया ये पूरा रेलवे लिंक बना रहा था, लेकिन इंडिया की तरफ से डिले हुआ, फंड हम प्रॉपर वे में एलोकेट नहीं कर पाए, तो ये प्रोजेक्ट ईरान ने कैंसिल कर दिया। और कैंसिल करने के बाद ईरान ने कहा कि ये प्रोजेक्ट को हम खुद डेवलप करेंगे। लेकिन अब ऐसा न्यूज आता है कि ईरान ये प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहा है विद द हेल्प ऑफ चाइना। सो ईरान is negotiating deal with China to build छाबर जहेदान प्रोजेक्ट। $400 बिलियन का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ये रिपोर्ट ऑफिशियली नहीं आया, ये लीक हुआ है इंफॉर्मेशन। सो ये लीक हुआ है इंफॉर्मेशन और ईरानियन ऑफिशियल ने डिनाई किया है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं,
ऐसा नहीं है कि हमारा चाइना के साथ कोई एग्रीमेंट होने वाला है, हम कोई एग्रीमेंट नेगोशिएट नहीं कर रहे हैं। हम छाबर जहेडान ये प्रोजेक्ट को हम खुद डेवलप करने वाले हैं। अब क्यों ये छाबर पोर्ट इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप दो पर्सपेक्टिव से सोचो, ईरान के पर्सपेक्टिव से, इंडिया के पर्सपेक्टिव से। क्यों ईरान को इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है? रीजन, ईरान में 2021 में इलेक्शन होने वाला है। सो इलेक्शन के टाइम ईरान को ये पूरा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लोगों को दिखाना है और दिखा के लोगों को वोट को लेना है, तो इसलिए ईरान जल्दी में है। और वो इंडिया को कह रहा था कि आप इसमें बहुत हाई वे में इंगेज हो जाओ सो दैट ये प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो जाए। इंडिया का कंपल्शन ये है, नवंबर 2020 में अभी यूएस में इलेक्शन होने वाला है और वहां पे दो कैंडिडेट है, एक तो अभी डोनाल्ड ट्रंप जो एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट है और प्लस जो बिडेन है। यूएस ने ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन इम्पोज किया है। ईरान के ऊपर एक्यूजेशन था, ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा था, तो यूएस ने ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन इम्पोज किया सो दैट ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोका जाए। अगर डोनाल्ड ट्रंप फिर से वापस आते हैं, फिर से प्रेसिडेंट बनते हैं, तो ये इकोनॉमिक सैंक्शन कंटिन्यू होगा। तो अगर इंडिया यहाँ पे इन्वेस्ट कर देता है तो ईरान के ऊपर अगर इकोनॉमिक सैंक्शन कंटिन्यू रहेगा तो इंडिया को तो नुकसान होगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट आगे जा ही नहीं पाएगा। अगर जो बिडेन आते हैं तो वो क्या करेंगे, इस सैंक्शन को लिबरलाइज कर देंगे, इसको डाइल्यूट कर देंगे, तो इंडिया को फायदा होगा। तो इंडिया वेट कर रहा है नवंबर 2020 यूएस का इलेक्शन का आउटकम क्या होगा। अगर जो बिडेन आते हैं तो फेवरेबल कंडीशन इंडिया के लिए होगा, डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो नहीं होगा, जो जब जैसा भी कंडीशन है वैसा स्टेटस को मेंटेन रहेगा। तो इसीलिए इंडिया वेट एंड वॉच पॉलिसी कर रहा है। सो चाइना इन्वॉल्वमेंट इन छाबर ड्यूटी फ्री जोन उसको बना रहा है, वहां पे एक ऑयल रिफाइनरी डेवलप कर रहा है एंड पॉसिबली लार्जर रोल इन छाबर पोर्ट। ये सारा लीक इंफॉर्मेशन से आया है। चाइना वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, वहां पे कनेक्टिविटी डेवलप कर रहा है एंड एनर्जी में इंटरेस्टेड है। सो ये रिसेंट डेवलपमेंट है रिलेटेड टू छाबर पोर्ट। सो इंडिया से ये प्रोजेक्ट ले लिया गया, ईरान ने कहा कि हम खुद डेवलप करेंगे। और अभी ऐसा न्यूज है, लीक इन्फॉर्मेशन, जो एग्रीमेंट का कॉपी था चाइना और ईरान के बीच में था, वो एग्रीमेंट का कॉपी ही लीक हो गया है। सो मे बी ईरानियन जो है उन्होंने डेलिबरेटली इसको लीक किया हो, सो हु नोस। तो ये रिसेंट डेवलपमेंट है। नाउ हिस्ट्री क्या है छाबर पोर्ट का? 2003 में इंडिया और ईरान के बीच में एग्रीमेंट साइन होता है छाबर पोर्ट ईरान में डेवलप करने के लिए। लेकिन ये प्रोजेक्ट उतने फास्ट पेस में नहीं चलता है, ऐसी लैकलस्टर एटीट्यूड होता है। देन 2016 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसको वहां पे विजिट करते हैं और ये पूरा प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक होता है। वहां पे ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन ईरान, अफगानिस्तान एंड इंडिया, तीनों के बीच में एग्रीमेंट साइन होता है कि हम इस प्रोजेक्ट को बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे इन फास्ट ट्रैक वे में और इसको ट्रेड एंड ट्रांजिट के लिए यूज करेंगे। ट्रेड मींस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए एंड ट्रांजिट मींस मूवमेंट के लिए। ईरान ने इंडिया को 10 ईयर का लीज दिया टू डेवलप एंड ऑपरेट 2 टर्मिनल एंड 5 बर्थ एट छाबहार पोर्ट, access to Chabahar free zone, opportunity to build 628 kilometer rail line from Chabar to Jahedan. But railway line build हुआ नहीं, in spite of Prime Minister of India intervention in 2016 वो डेवलप नहीं हुआ। अब इंडियन साइड क्या कहते हैं कि ईरान बार बार कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस करा रहे थे और इंडिया जो है बार बार डिले रिस्पॉन्स दे रहा था। सो कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस बाय ईरानियन साइड and delay response from Indian side. So this was the reason because of which railway line timely complete नहीं हुआ। लेकिन इसके पीछे का रियल रीजन ये था, अमेरिका ने, यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शन इंपोज किया था बिकॉज ईरान के ऊपर ऐसा एक्यूजेशन था, न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा था। तो अगर इंडिया ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा तो हो सकता है इंडिया भी ट्रबल में आ जाए। सो इंडिया फियर ऑफ अमेरिकन पेनल्टीज, इवन दो इंडिया ने निगोशिएट किया था यूएसए कि आप हमें छाबर पोर्ट के लिए वेवियर दे दो, छाबर पोर्ट हमें डेवलप करने दो, बाकी हम ईरान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे from US, but there were few international construction and equipment partner
who were willing to sign on to the project. से ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है या कोई मशीन है, वो कंपनी यूएस की है या यूरोपियन है, तो वो लोग ईरान में जाना नहीं चाहते थे बिकॉज उनको ऐसा लग रहा था कि अमेरिका में भी उनके कंपनी के ऊपर भी सैंक्शन इम्पोज करेगा। तो मेन रीजन है क्यों ये प्रोजेक्ट कमेंस नहीं कर पाया, तो दो रीजन है। एक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉकेट डीप नहीं है जितना अमेरिका का है या चाइना का है। सो हम अपने मनी को इस वे में किसी कंट्री को नहीं दे पाते हैं इजीली। एंड नंबर टू, यूएस ने सैंक्शन इम्पोज कर दिया था ईरान के ऊपर इन 2018। तो अगर हम उस सैंक्शन को डिफाई करके ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, सो इंडिया को भी उससे ट्रबल होगा, प्रॉब्लम होगा। 2020 जनवरी में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आते हैं, इंडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप ये प्रोजेक्ट कुछ फास्ट पेस में कंप्लीट करो बिकॉज इन 2021 वी आर फेसिंग इलेक्शन एंड वी हैव टू गो टू आवर पब्लिक विथ दिस प्रोजेक्ट। बट आफ्टर मल्टीपल अपील इंडिया की तरफ से उनको कोई कन्विंसिंग रिप्लाई नहीं मिलता, कन्विंसिंग रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो ईरान ने डिसाइड किया कि अब ये प्रोजेक्ट को खुद डेवलप करेगा। अब ईरान छाबहार पोर्ट को प्लस छाबर जहेडान रेलवे लाइन को खुद डेवलप करेगा, बट उसके पास मनी तो होना चाहिए। मनी कहां से आएगा? तो ग्लोबली दो पावर हैं जो ईरान को पैसा दे सकते हैं आज के टाइम पे। एक है यूएस है, बट यूएस क्यों ईरान को पैसा देगा? क्योंकि यूएस और ईरान के बीच में तो राइवलरी है। तो अब बचा चाइना, और चाइना के लिए भी विन विन सिचुएशन है क्योंकि अरेबियन सी में उसको एंट्री मिल जाएगा, गल्फ रीजन को एक्सप्लॉइट कर पाएगा। सो चाइना ने ईरान को पैसा दिया और कहा कि हम इस टर्मिनल को, हम छाबहार पोर्ट को डेवलप करने में इंटरेस्टेड हैं। तो ये अभी तक का हिस्ट्री है छाबर पोर्ट का। नाउ छाबर पोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो इसका जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, ये इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट को कनेक्ट करता है ईरान से थ्रू सी लेन। सी लेन क्या होता है? जैसे रोड पे हम हाईवे देखते हैं, वैसे ही ओशन के अंदर सी रूट हम डिजाइन करते हैं और उस रूट को हम सी लेन कहते हैं। सो इट विल कनेक्ट वेस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया विथ ईरान थ्रू सी लेन्स। छाबर पोर्ट से हम यहां से फिर हम रोड लाइन डेवलप करेंगे, देन ये आ जाएगा कैस्पियन सी, और वहां से फिर हम रशिया में एंटर हो पाएंगे। देन यहाँ से हम अफगानिस्तान में भी एंटर हो सकते हैं, और यहाँ से हम सेंट्रल एशिया में भी एंटर हो सकते हैं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, वहां पे भी एंटर हो सकते हैं। सो इट विल कनेक्ट इंडिया विथ रशिया, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, जिसके साथ हम ट्रेडिंग कर पाएंगे, और प्लस वहां पे एनर्जी का सप्लाई है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज के पास वहां पे न्यूक्लियर एनर्जी का सप्लाई है, मीन्स यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम वहां पे प्रेजेंट है। एंड रशिया के अंदर नेचुरल गैस है, ईरान के पास पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है। तो एनर्जी का सप्लाई भी हमें मिल पाएगा, ट्रेड भी हम कर पाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। इंडिया पाकिस्तान को डेवलप करके, पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान को एड पहुंचा सकता है। अभी जैसे इंडिया ने इंटरेस्ट लिया है अफगानिस्तान को रीडेवलप करने का, क्योंकि अगर अफगानिस्तान रीडेवलप होता है, सो यहाँ पे पाकिस्तान के एक साइड इंडिया है और दूसरे साइड अफगानिस्तान है, सो पाकिस्तान को हम वीकन कर पाएंगे। लेकिन अभी इंडिया को अगर अफगानिस्तान में एड पहुंचाना होता है तो वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान क्यों हमें हेल्प करेगा अफगानिस्तान को हेल्प पहुंचाने में? बिकॉज इससे तो अफगानिस्तान स्ट्रांग होगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान का राइवलरी भी है और इंडिया का वो स्ट्रांग एलाई भी बन जाएगा। तो अगर ये छाबर पोर्ट डेवलप होता है तो हमारे पास एक ऑल्टरनेट रूट होगा जिसके थ्रू हम अफगानिस्तान जा सकते हैं बाईपासिंग पाकिस्तान। चाइना गवादर पोर्ट डेवलप कर रहे थे, गवादर पोर्ट से जस्ट 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है छाबर पोर्ट। तो छाबर पोर्ट इंडिया का आंसर था पाकिस्तान की तरफ, से चाइना से इंडिया का आंसर था चाइना को कि आप गवादर पोर्ट पाकिस्तान में डेवलप कर रहे हैं, उसको काउंटर करने के लिए हम भी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन छाबर पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। सो टू काउंटर चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द रीजन वाया गवादर पोर्ट इन पाकिस्तान। बट अभी ये पोर्ट अगर हमारे हाथ से जाता है तो उससे नुकसान ये है कि चाइनीज का डबल प्रेजेंस वहां पे हो जाएगा। एक तो काउंटर तो छोड़ो, हमारा प्रेजेंस ही वहां पे नहीं रहेगा।
then increasing trade with Central Asia without depending upon Pakistan. It will give proximity to Gulf of Hormuz. ये वाला जो रीजन है उसको गल्फ ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। गल्फ ऑफ हॉर्मुज सेपरेट करता है ईरान, जहां पे पर्शियन लैंग्वेज बोला जाता है, पर्शियन कल्चर है, एंड अरब पेनिनसुला, जहां पे अरेबिक लैंग्वेज बोला जाता है। सो Sir, गल्फ ऑफ हॉर्मुज, यस। sir, Persian means Parsis. पारसी तो वो रिलीजन है, क्योंकि जो पर्शियन रीजन से जो लोग आए हैं, पारसी वो रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो ये जो पारसी हैं इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे रहते हैं, तो ये लोग ईरान से फ्यूचर में पास्ट में से माइग्रेट करके आए थे, और पर्शियन लैंग्वेज है जो बोलते हैं वहां पे वो। Okay, sir. सो प्रॉक्सिमिटी टू गल्फ ऑफ हॉर्मुज, और ये रीजन ऑयल ट्रेडिंग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे ऑयल का ज्यादा प्रोडक्शन होता है। सो ये छाबर पोर्ट का इंपॉर्टेंस था, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, जियो स्ट्रेटेजिक भी है, जियो पोलिटिकल इंपॉर्टेंस भी है। नाउ ईरान ने ये मूव किया, इंडिया से छाबर पोर्ट लेके वो खुद डेवलप कर रहा है या फिर चाइना को दे रहा है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो इंडिया के लिए एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पे हमें एक्सेस मिल रहा था, अभी हम वहां पे उसको, ईरान को अपना ट्रेडिंग पार्टनर बनाते, फ्यूचर में हम उसको अपना डिफेंस पार्टनर बनाते, और हो सकता है कि इंडियन नेवी वहां पे हम उसका बेस भी डेवलप कर सकते थे। सो ये एक इंडिया के लिए लॉस्ट अपॉर्चुनिटी था। तो हमसे तो ये पूरा का पूरा पोर्ट गया, और प्लस ये चाइना के पास चला गया, जो हमारा आर्च एनिमी है उसके पास चला गया। इंडिया यूएस के प्रेशर के अंदर आ गया, और जब 2018 में यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शन इम्पोज किया था, उसके बाद इंडिया ने भी काफी ऑयल इंपोर्ट अपना कम कर दिया था, कितनी जगह तो उसने कैंसिल कर दिया था। तो हमें यूएस के प्रेशर पे नहीं आना चाहिए। यूएस अगर सैंक्शन इम्पोज करता है ईरान के ऊपर, तो यूएस अपने कैलकुलेशन के हिसाब से सैंक्शन इम्पोज करता है। हम क्यों इसमें इंटरेस्टेड हैं? हमें तो अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए, और हमें अपने आप को बैलेंस करना चाहिए। यूएस के इंटरेस्ट को भी हम हार्म ना करें, अपने इंडिया के इंटरेस्ट को भी हार्म ना करें, और ईरान के साथ भी हम डील करें। तो हमें एक बैलेंस स्ट्राइक करना चाहिए, बट समहाउ हम नहीं स्ट्राइक कर पाए बैलेंस। इट क्वेश्चन इंडिया कमिटमेंट टू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अभी भी ऐसा कहा जाता है कि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी लार्जली यूएस सेंट्रिक है, तो हमें एक ऑटोनोमस फॉरेन पॉलिसी बनाना चाहिए। और यूएस सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी होने के बाद भी हमें उतना हेल्प नहीं मिल रहा है। रीसेंट एग्जांपल देखो, ट्रेड वार है इंडिया और यूएस के बीच में, या फिर आप इमिग्रेशन बिल देखो, या H1B वीजा का कैंसलेशन देखो। सो जो यूएस से हमें कंसेशन मिलना चाहिए, समहाउ वी आर नॉट गेटिंग दैट कंसेशन, एंड उसकी वजह से नुकसान भी हमें हो रहा है। आवर रिलेशन विथ ईरान, our relation with Russia, our relation with China is not at appreciable level. तो ये इंडिया के स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को क्वेश्चन करता है। अभी के टाइम पे इंडिया अपने बेस्ट पोजीशन पे है। इंडिया के अंदर मार्केट है, और इस मार्केट में चाइना का इंटरेस्ट है, इस मार्केट में जापान का इंटरेस्ट है, इस मार्केट में रशिया का इंटरेस्ट है, और यहाँ पे यूरोप प्लस अमेरिका का इंटरेस्ट है। तो अगर इंडिया अभी ऑटोनॉमी दिखाता है अपने फॉरेन पॉलिसी में, अपने सारे इंटरेस्ट को बैलेंस करता है, तो ये सारे ग्रेट पावर दे विल फॉल इन लाइन। बिकॉज आज का टाइम अगर किसी बिजनेस के लिए हम देखें, तो वो कंज्यूमर का टाइम है। सो कंज्यूमर मीन्स अगर कंट्री के सेंस में कहें तो मार्केट का टाइम है। सो नोबडी विल ट्राई टू एलिमिनेट मार्केट और वीकन मार्केट। तो इसलिए इंडिया को अपने आप को बहुत स्ट्रेटेजिकली ऑपरेट करना चाहिए, और हमारा फॉरेन पॉलिसी हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से होना चाहिए। एक और न्यूज आया था कि चाइना ईरान के साथ सिक्योरिटी एंड मिलिट्री पार्टनरशिप भी कर रहा है। सो चाइना अपने आर्मी को, अपने इवन एक न्यूज ऐसा था, अगेन वो अनकंफर्म न्यूज है, कि 5000 मिलिट्री शिप हैं, वो ईरान में आके वहां पे डॉक कर सकते हैं। ये एग्रीमेंट है, अनकंफर्म न्यूज है। सो ईरान और चाइना सिक्योरिटी एंड मिलिट्री पार्टनरशिप भी कर रहा है, तो इकोनॉमिकली भी हमें लॉस होगा, और प्लस अगर चाइनीज मिलिट्री अगर अरेबियन सी में यहाँ पे स्टेशन है, तो पाकिस्तान के अंदर तो है ही स्टेशन, यहाँ पे भी आ जाएगी। और प्लस इंडिया की ईस्टर्न साइड फ्रॉम लद्दाख टू अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे चाइनीज फोर्सेस है। म्यांमार के साथ उनका एग्रीमेंट है,
श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट है, वहां पे चाइनीज एग्रीमेंट है, मालदीव्स के साथ है, तो ये इंडिया के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन इमर्ज होगा। सो सिक्योरिटी मिलिट्री पार्टनरशिप हो रहा है, दैट विल आल्सो क्रिएट प्रॉब्लम। और इंडिया फंस गया है यूएस चाइना राइवलरी में। अब यूएस चाइना राइवलरी क्या है? यूएस चाइना को देखता है इन नियर फ्यूचर, वो उसका इमीडिएट कंपटीटर है। सेकंड, चाइना के साथ अभी इंडिया का भी डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट है। और लास्ट 1 मंथ के आप न्यूज को फॉलो करोगे तो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पे रेगुलर टेंशन इरप्ट होता है। सो यूएस का एनिमी है चाइना, इंडिया का एनिमी है चाइना। सो व्हाई नॉट यूएस चाइना कैन बिकम गुड फ्रेंड टू काउंटर चाइना। बट यहाँ पे भी अब कैच ये आता है कि यूएस का जो भी पॉलिसी अभी हो रहा है, वेदर इट इज इकोनॉमिक पॉलिसी, वेदर इट इज अ फॉरेन पॉलिसी, दैट इज मोर इंटरनल ड्रिवन। वो अपने बेनिफिट्स को, अपने लॉस को कैलकुलेट करता है और उस हिसाब से अपने मूव को प्लान कर रहा है। तो वहां से भी इंडिया को ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। सो वी आर लूजिंग फ्रॉम चाइनीज साइड ऑल्सो, वी आर लूजिंग फ्रॉम यूएस साइड ऑल्सो। और फिर हम क्या करते हैं, कुछ स्टेप लेते हैं और उस स्टेप को हम काफी ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं। जैसे से 59 चाइनीज ऐप को हमने बैन कर दिया एंड वी स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग। ओके, बैनिंग चाइनीज ऐप इज अ वन थिंग, बट उसके आगे भी आप प्रोसीड करो, लाइक मिलिटरीली इंटरवीन करो या चाइना को इकोनॉमिकली पनिश करो। यू डोंट अलाउ चाइना टू डू बिजनेस इन इंडिया। और चाइना अगर इंडिया में बिजनेस कर भी रहा है तो आप अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से डेवलप करो कि कोई चाइनीज प्रोडक्ट को परचेज ना करे। सो हम बहुत अर्ली सेलिब्रेट करने लगते हैं किसी भी अचीवमेंट को, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक पार्ट है। So US-China India rivalry. Port is close to Gawadhar Port in Pakistan, which is developed by China as a part of CPEC, China-Pakistan Economic Corridor that link it to Indian Ocean through BRI, Belt and Road Initiative. ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। इसमें आप देखो जो रेड कलर वाला है वो लैंड वाला पोर्शन है और ब्लू कलर वाला जो है वो सी का पोर्शन है। सो ऑलमोस्ट अमेरिका को छोड़ के पूरे वर्ल्ड को ये कनेक्ट कर रहा है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि छाबहार पोर्ट ये एक आइसोलेटेड एग्जांपल है। इंडिया ने पास्ट में भी ऐसे मिस्टेक कमिट किए हैं जहां पे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे हम वर्क कर रहे हैं, बहुत स्लोली वहां पे काम हो रहा है और फाइनली जो कंट्री है वो फ्रस्ट्रेट हो गया और इंडिया को मल्टीपल रिमाइंडर देता है, फिर भी उससे कुछ फायदा नहीं हो पाता। तो छाबहार पोर्ट इज नॉट एन आइसोलेटेड एग्जाम्पल, और ये एक लार्जर प्रॉब्लम है जो हम फेस करते हैं। तो दूसरे कौन से एग्जाम्पल है, तो एक है पंचेश्वर डैम प्रोजेक्ट नेपाल में। 1991 में एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और नेपाल के बीच में इस डैम को डेवलप करने के लिए, बट अभी तक इसमें कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हुआ है। 2014 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने प्रॉमिस किया था कि हम इसको फास्ट ट्रैक करेंगे, बट फिर भी जैसा वर्क है वैसा ही चल रहा है, वर्क एज यूजुअली चल रहा है। देन इंडिया ने एक ट्राइलेटरल हाईवे प्रपोज किया था बिटवीन इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड। इनके बीच में एक ट्राइलेटरल हाईवे होगा, तीनों कंट्री को कनेक्ट करेगा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का डेवलपमेंट होगा। बट ये प्रोजेक्ट भी कमेंस नहीं कर पाया और चाइनीज ने इस प्रोजेक्ट का काउंटर निकाला। उन्होंने म्यांमार के साथ एक हाईवे डेवलप किया और जिसके वजह से चाइना म्यांमार के बीच में ट्रेड ज्यादा हो रहा है, वहां पे लोगों का मूवमेंट भी हो रहा है। सो हमने ये प्रोजेक्ट डिजाइन किया बट ये प्रोजेक्ट कमेंस नहीं कर पाया, बट इसको चाइना ने ओवरशैडो कर दिया। देन श्रीलंका के अंदर पोर्ट डेवलपमेंट में वहां पे भी इंडिया प्रॉपर कमिटमेंट नहीं शो कर पाया, तो उस पोर्ट को चाइना ने ले लिया। ऐसे मल्टीपल एग्जांपल है, मालदीव से एग्जांपल है, देन बांग्लादेश एग्जांपल है, तो ऐसे मल्टीपल एग्जांपल हैं। तो ये एक लार्जर प्रॉब्लम इंडिकेट करता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि अगर किसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में हम किसी कंट्री के साथ पार्टनर हैं, सो वी शुड वर्क इन ए सच ए मैनर जैसा हम इंडिया में परफॉर्म करते हैं उससे और बेटर हमें परफॉर्म करना चाहिए। तो इससे एक फायदा होगा कि इंडिया का क्रेडिबिलिटी भी डेंट नहीं होगा, चाइना के एंट्री को भी रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, और प्लस किसी और कंट्री को भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा तो इंडियन कंपनी को उसका कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, और इंडियन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो इंडियन कंपनी ग्रो करेगा, और इंडियन कंपनी ग्रो करेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टैक्सेशन इंक्रीज होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। सो ये पूरा हिस्ट्री है छाबर पोर्ट का।
नाउ अब आगे प्रोसीड करते हैं, इंडिया का इंटरेस्ट क्या है ईरान में। तो अभी तक छाबर पोर्ट रिलेटेड जो भी हमने किया है उसमें कुछ डाउट है तो आप पूछो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। ओके तो सर हाँ झलक बोलिए। सर ये जो अमेरिका ने जो ईरान पे जो कुछ रूल्स या सैंक्शन अप्लाई किया है, तो सर उससे तो चाइना को भी लॉस होगा ना, मतलब उसने इन्वेस्ट भले ही किया, सर वो उसको इफेक्ट नहीं करेगा सर? नहीं, चाइना को कैसे लॉस होगा? देखो, जैसे इंडियन कंपनी है तो वहां पे हम रेलवे लाइन बना रहे हैं, तो वो रेलवे लाइन बनाने के लिए एल एन टी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला इंडिया से, तो एल एन टी अपनी मशीन को वहां भेज रही है। तो यूएस क्या करेगा कि एल एन टी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर देगा कि आप क्यों ईरान में गए काम करने। या फिर हम जापान की हिटाची कंपनी है उसको कहेंगे कि आप वहां पे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट दो, तो यूएस हिटाची कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर देगा। बट चाइना वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सारे के सारे तो चाइनीज कंपनी है, तो चाइना को तो ऑलरेडी यूएस ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है, और चाइना को उससे फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि चाइना का अपना एक निश एरिया है, जो अपने उसके कुछ एलाइज है जिसके साथ वो डील करता है। तो यूएस अगर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी इम्पोज करे चाइना पे तो भी चाइना को फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो मतलब सर चाइना और ईरान का अगर कुछ मतलब जैसे कि आप बोल रहे हो कि मिलिट्री वगैरह के जो इक्विपमेंट भी वहां बेचना चाहता है चाइना, तो सर तो ये तो मतलब ऐसा हो गया ना कि सर ईरान को बड़ा सा सपोर्ट करना कि भाई वो सभी पावर के सामने मतलब ऐसे रिएक्ट करे। हाँ, तो ईरान को तो ओपन चाइना सपोर्ट कर रहा है कि जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएस ने ये इशू को रेज किया कि ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है, हमें उसको बैन करना चाहिए, चाइना ने रशिया ने उसको डिफेंड किया था। अभी वर्ल्ड में ऐसा है कि जहां पे भी यूएस है उसके ऑपोजिट साइड चाइना और रशिया है, बट रशिया के पास इतने पैसे नहीं है, उसका डीप पॉकेट नहीं है तो वो इन्वेस्ट नहीं कर पाता। बट चाइना के पास बहुत डीप पॉकेट है, पैसा बहुत है उसके पास, तो वो कंट्री के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है और उसका उसको रिटर्न भी मिल रहा है। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू सर। या कुछ और डाउट? एंड सर, आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी मैं पूछ रहा हूँ हाँ कि अगर ये जो सो कॉल्ड मीडिया अभी दिखा रही है कि हमारे पास अग्नि मिसाइल्स एंड ऑल के चाइना हमारे पे अटैक करेगा तो हम रेडी ही हैं एंड ऑल, तो सर मैं यही सोच रहा था कि सर हम एक्चुअली रेडी हैं कि नहीं, कि हमारे पास नैनो चिप भी हम नहीं बना सकते खुद से। देखो, इसमें और ये है ना कि मिलिट्री अगर प्रिपेयर्डनेस देखो तो इसमें दो चीज है कि पहला ये है कि इंडिया का ईस्टर्न फ्रंट जिसमें चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट है, वेस्टर्न फ्रंट है पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट है। अगर इनके इस फ्यूचर में अगर वार होता भी है तो चाइना दोनों फ्रंट को ओपन कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान आज जो है वो चाइना का क्लाइंट स्टेट है, जैसा चाइना कहेगा पाकिस्तान वो मानेगा। तो जब दोनों फ्रंट ओपन होगा देन वी विल फेस प्रॉब्लम। पहला ये। दूसरा ये है कि इंडिया के पास मिलिट्री कैपेसिटी तो है, लेकिन वार के बाद जो इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस होगा तो उसको डील करना डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन चाइना के पास वो डीप पॉकेट है, तो उस केस में चाइना जो है वो अपने पैसे को यूज करके फिर से अपने कंट्री को रिबिल्ड कर सकता है। अगर मैं एग्जांपल आपको बताऊं, चाइना के पास $3.5 ट्रिलियन का फॉरेन एक्सचेंज है अभी उसके पास डॉलर है, पाउंड है, यूरो है, जापानीज येन है, $3.5 ट्रिलियन का। और इतना इंडिया की इकोनॉमी का साइज है, तो जस्ट इमेजिन करो जितना इंडिया की इकोनॉमी का साइज है उतना उसके पास फॉरेन एक्सचेंज पड़ा हुआ है। तो चाइना हैज इनफ मनी, तो अपने इकोनॉमी को रिबिल्ड कर सकता है अगर इनकेस वार हुआ तो। ये सेकंड केस है। और थर्ड केस है, वार जैसा कंडीशन होता है तो हु विल कम इन इंडिया हेल्प, से इंडिया के हेल्प में जापान आ सकता है, इंडिया के हेल्प में रशिया आ सकता है, इंडिया के हेल्प में यूएस आ सकता है। मेजर रोल यूएस का है। लेकिन यूएस के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप की अभी पॉलिसी है वो ऐसा है कि वो अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं, वो इराक से ऑलमोस्ट बाहर निकल गए हैं। तो उन्होंने बार बार ऐसा कहा है कि वर्ल्ड के अंदर जो दूसरे प्रॉब्लम होते हैं हमें उसके अंदर एंटर ही नहीं होना है, क्योंकि उससे अमेरिका के बहुत सारे रिसोर्सेज का लॉस होता है और हमें डोमेस्टिकली कंसंट्रेट करना चाहिए। तो यूएस हमें सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा वो भी डाउटफुल है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम।
तो ये 3 अभी फैक्टर है कि अगर इनकेस वार जैसा सिचुएशन होगा, सो लॉस दोनों को है, बट ज्यादा लॉस हमें होगा। सर आप बोल रहे हो कि चाइना के पास बहुत ऐसा है। मनी है, हम्म। बट चाइना की ऐसा सुनते हैं कि चाइना की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन हाँ सही। रहती है। तो ऐसा क्यों है सर? वो अपनी पॉपुलेशन पे इन्वेस्ट नहीं करता, बाकी इन सब चीजों पे इन्वेस्ट करता। हाँ वो नहीं करता, और वो इसलिए नहीं करता, जैसे अब देखो कि आप इंडिया में किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपको एक दिन का सैलरी 500 रुपीज मिल रहा है, तो कंपनी जो आपको सैलरी दे रही है वो कहाँ पे ये पैसे को डाल रही है? अपने प्रोडक्ट पे डाल रही है। तो इंडिया में से वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक कार इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ और से 10 लाख का कार हुआ, लेकिन चाइना के अंदर लेबर को बहुत कम पे करते हैं, से लेबर को 50 रुपीज ही पे करेंगे, और एक कार को वो मैन्युफैक्चर कर देंगे इन 2 लाख रुपीज। तो वहां पे लेबर लेबर सस्ता है, इसलिए चाइना का प्रोडक्ट ज्यादा कंपिटिटिव होता है। तो ऐसे लेकर के चाइना में इनइक्वालिटी बहुत है, चाइना में पॉवर्टी बहुत है, लेकिन वो उसका कंसर्न भी नहीं है, क्योंकि अगर वो सबको वो हटा देगा तो फिर उसका लेबर महंगा हो जाएगा, अगर लेबर महंगा हो जाएगा तो कैसे चाइनीज इकोनॉमी रन कर पाएगा? तो इंडिया में आपको अगर कम पैसा मिल रहा है, यू कैन प्रोटेस्ट, आप स्ट्राइक कर सकते हैं, बट चाइना में ये आपके पास राइट नहीं है। जो प्रॉब्लम इंडिया फेस कर रहा है, वेदर इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का प्रॉब्लम है, इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम है, पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, वो सेम चाइना भी फेस कर रहा है। बट ये है कि इंडिया में यू कैन अपोज गवर्नमेंट, देयर यू कैन नॉट अपोज गवर्नमेंट। ओके। हेलो सर। हाँ चेतना बोलिए। सर ये बलूचिस्तान का कुछ अगर होता है अगर, तो हाँ ये इसमें तो थोड़ा वो तो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं अभी हाँ, तो कुछ। बलूचिस्तान में ऐसा है कि वहां पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है, तो उनको पाकिस्तान से सेपरेट होना है, तो हाँ सर, उसमें अगर इंडिया उनको हेल्प कर रहा है। यस। अगर वो हो जाए सेपरेट तो सर, तो ये जो ग्वादर वाला पोर्ट है वो उसमें कुछ हो सकता है? हाँ हो सकता है, लेकिन गवादर पोर्ट तो यहाँ पे कराची में है। मीन्स वो उनका जो कराची, उनका सिंध प्रोविंस है, उसके अंदर है, बलूचिस्तान तो दूसरा है। नहीं मतलब सर, उससे कुछ इसमें फायदा होगा? हाँ हो सकता है, जैसे बलूचिस्तान में मतलब अगर वो पाकिस्तान वो सेपरेट होता है पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान वीक हो जाएगा। हाँ। लेकिन हमारा है ना मेन एनिमी, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आज के टाइम पे पाकिस्तान नहीं है, चाइना हमारा मेन एनिमी है, क्योंकि पाकिस्तान का जितना टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में एवरी 10 ईयर इंक्रीज होता है। पाकिस्तान का पॉपुलेशन 176 मिलियन है, मीन्स 18 करोड़ पॉपुलेशन है, और एवरी ईयर इंडिया में समथिंग लाइक 19 एवरी 10 ईयर सॉरी इंडिया में 19 करोड़ पॉपुलेशन ऐड होता है। तो पाकिस्तान हमारा मेन एनिमी है भी नहीं, क्योंकि ना तो उसके पास इकोनॉमी के रिसोर्सेस है, ना तो वर्ल्ड लेवल पे वो रेस्पेक्ट कमांड करता है। हमारा मेन एनिमी है चाइना है, और हमें क्या करना चाहिए, धीरे धीरे चाइना के जो फ्रेंड्स हैं उसको न्यूट्रलाइज करना चाहिए। बट प्रॉब्लम हम ये फेस कर रहे हैं कि हम अपने फ्रेंड भी लूज कर रहे हैं, और वो हमारे जो फ्रेंड हैं वो चाइनीज फ्रेंड बन रहे हैं। जैसे अभी नेपाल का आप इश्यू देखो, या श्रीलंका को देखो, तो नेपाल अब ओपनली चाइना के सपोर्ट में आ रहा है। एक अभी लॉर्ड राम के ऊपर उन नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने कमेंट किया था, तो ये कमेंट जानबूझ के इंसाइटिंग कमेंट है। सो वी आर लूजिंग आवर फ्रेंड, एंड हमारे फ्रेंड्स चाइनीज के पास जा रहे हैं, तो समहाउ चाइना के को कैसे टैकल करना, भी हमें इसके ऊपर बहुत स्ट्रांगली वर्क करना चाहिए। ओके सर। यस, कुछ और डाउट? Sir, यस बोलिए। sir, what is the reason of rivalry between US and Iran? US support two countries in the region. US is supporting Saudi Arabia, US is supporting Israel. सऊदी अरेबिया के अंदर सुन्नी मुस्लिम है, ईरान के अंदर शिया मुस्लिम है, तो शिया और सुन्नी के बीच में ट्रेडिशनल राइवलरी है। तो इसकी वजह से यूएस ईरान के एंटी है, क्योंकि यूएस का फ्रेंड है सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया का एनिमी है ईरान। सो यूएस का भी एनिमी हो गया ईरान। तो ये शिया सुन्नी का एंगल है, और जितने भी सुन्नी कंट्री है, वेदर इट इज कुवैत, कतार, यूएई, सऊदी अरेबिया, मस्कट, ये सारे लोग यूएस को सपोर्ट करते हैं। पहला ये। दूसरा, इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन।
इजराइल का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है यूएस, और पैलेस्टीन के अंदर एक ग्रुप है जिसका नाम है हमास। वो पैलेस्टीन के फ्रीडम के लिए वर्क करता है और इस ग्रुप को सपोर्ट मिलता है ईरान से। तो अगर ईरान स्ट्रॉन्ग हो जाता है इस रीजन में, तो इससे प्रॉब्लम होगा यूएस के फ्रेंड्स को, यूएस के एलाइज को, विच इज सऊदी अरेबिया एंड इजराइल, और इससे यूएस भी वीक होगा। तो दैट्स व्हाई यूएस ईरान के अगेंस्ट है। सो मिडिल ईस्ट के प्रॉब्लम को आपको समझना है, तो ये दो प्रॉब्लम को आप समझ लोगे तो मिडिल ईस्ट के प्रॉब्लम को समझ लोगे कि व्हाट इज इजराइल पैलेस्टीन इशू, what is the role of US, what is the role of Iran, and what is the Shia Sunni dispute in Middle East, what is the role of US, what is the role of Iran। तो ये दो डिस्प्यूट है, that's why US is opposing Iran। दूसरा, ईरान अगर अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप करेगा तो जिससे थ्रेट होगा सऊदी अरेबिया को, यूएई को, इराक को, तो ये लोग भी अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप करेंगे काउंटर में। और ये रीजन वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल रीजन है, जहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप, डिक्टेटर्स, रिलीजियस लीडर वर्क करते हैं, और एक बार न्यूक्लियर वेपन उनके पास आया तो वो उसको इररिस्पॉन्सिबली भी यूज कर सकते हैं, और जो पूरे वर्ल्ड के लिए थ्रेट होगा। जैसे नॉर्थ कोरिया का जो डिक्टेटर है, उसका पता नहीं सुबह उठता है उसका मूड क्या है, अगर उसका मूड खराब है तो न्यूक्लियर वेपन किसी पे लॉन्च कर देगा। तो इररिस्पॉन्सिबली अगर कोई न्यूक्लियर वेपन को यूज करेगा तो वर्ल्ड के लिए प्रॉब्लम है। तो ईरान को कैसे भी करके न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने से रोकना है। अगर ईरान डेवलप करता है तो उसके जो कंपिटिटर्स हैं उस रीजन में वो भी डेवलप करेंगे, एंड दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो दैट्स व्हाई यूएस ईरान को अपोज करता है, ईरान को प्रेशराइज करता है, सो दैट इट डजंट डेवलप न्यूक्लियर वेपन। ओके, ओके सर। सर यूएस ने सैंक्शन क्यों लगाया ईरान पे? ये क्योंकि ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा था ना, तो इसलिए उसके ऊपर सैंक्शन लगाया कि आप वो न्यूक्लियर वेपन नहीं डेवलप करते। ओके ओके, तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। सर हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। Sir, is there any criteria for to develop a nuclear weapon that you said that America has put a sanction on Iran that it can't develop a nuclear weapon, sir? So is there any criteria, because Iran can't put the point forward that you have also developed a nuclear weapon, so why can't we develop? There is no such criteria. Like if Iran has developed nuclear weapon, if US has developed nuclear weapon, Iran also should get opportunity to develop nuclear weapon. But only problem is US is feeling a threat. उसको ऐसा लगता है कि if Iran develops nuclear weapon, then it will create problem for us. So it is a double standard of US. You are having nuclear weapon, and your nuclear weapon is not a threat to world peace. Your nuclear weapon is for your defense, but you are pressurizing other country so that it doesn't develop its nuclear weapon, and it's because its nuclear weapon is going to be offensive, or it is going to be a threat to world peace and security. तो एक तो डबल स्टैंडर्ड है, और दूसरा ये है कि यूएस डजंट वांट ईरान टू बिकम स्ट्रॉन्ग। जैसे अभी नॉर्थ कोरिया को आप देखो, इतना छोटा सा कंट्री है, 3.5 करोड़ का है, बट नोबडी इवन डेयर टू डू एनीथिंग अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया। लेकिन लीबिया के गद्दाफी थे, लीबिया के लीडर कर्नल गद्दाफी थे, या फिर सद्दाम हुसैन इराक में थे, अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन होता तो कोई उनको टच नहीं कर पाता। आप देखो कि लास्ट में कैसे इनका डेथ होता है। लीबिया के जो कर्नल गद्दाफी हैं उनको रोड पे भगा भगा के मारा जाता है। देन सद्दाम हुसैन का वहां का 4 रास्ता है, उस पे उनका एग्जीक्यूशन हो जाता है। तो अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन होता तो वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो एक बार किसी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाता है तो वो इनविंसिबल हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट होता है उसको डील करना, एलिमिनेट करना। तो इसलिए ईरान चाहता है कि ये न्यूक्लियर पार्टी में ज्यादा से ज्यादा लोग ना आए। तो ये यूएस का इंटरेस्ट है। सर पाकिस्तान के पास भी तो है न्यूक्लियर वेपन। हाँ, पाकिस्तान के पास भी है, तो ये तो थ्रेट है ना, इसलिए तो हम स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले पाते हैं ना उसके अगेंस्ट। ओके ठीक है, तो अब आगे हम प्रोसीड करते हैं। इंडिया का इंटरेस्ट क्या है ईरान में? सो फर्स्ट इंटरेस्ट है हम अपने क्रूड ऑयल को डाइवर्सिफाई कर पाएंगे। सो अरेबियन पेनिनसुला, यहाँ से क्रूड ऑयल को हम सोर्स करते हैं।
ईरान का भी एक्सेस मिलेगा तो यहाँ से भी क्रूड ऑयल को सोर्स कर पाएंगे। तो वी विल हैव डिफरेंट सोर्सेस फॉर आवर क्रूड ऑयल को इंडिया में लेके आके और उसको रिफाइन करते हैं। रिफाइन करने के बाद पेट्रोल, डीजल, केरोसिन उसमें से निकालते हैं। दूसरा, ईरान अगर स्टेबल रहेगा तो इंडिया के लिए भी ठीक है। सपोज आपके नेबरहुड में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वो प्रॉब्लम का स्पिल ओवर इंडिया में भी होगा। थर्ड, इंडिया एक गैस पाइपलाइन डेवलप हो कर रहा है बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड ईरान, आईपीआई गैस पाइपलाइन। इस पे भी वर्क बहुत स्लोली चल रहा है। अगर ये पाइपलाइन डेवलप हो जाता है तो डायरेक्टली ईरान से हम नेचुरल गैस को इंडिया में सोर्स कर पाएंगे, क्रूड ऑयल को इंडिया में सोर्स कर पाएंगे। इंडिया अभी 2 ऐसे गैस पाइपलाइन पे वर्क कर रहा है, एक है आईपीआई और दूसरा है तापी। सो तापी दैट इज टर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। सो तापी के ऊपर पाकिस्तान रोड ब्लॉक क्रिएट कर रहा है, अफगानिस्तान में प्रॉब्लम है वहां पे बिकॉज ऑफ तालिबान। तो ये एक वायबल रूट है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है कि इस पे भी हम वर्क नहीं कर पा रहे हैं। और एक है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसको इंडिया डेवलप कर रहा है। जैसे आप देखो कि यहाँ पे मुंबई है, मुंबई से अगर मुझे रशिया एंटर होना है, यहाँ पे रशिया का गैस फील्ड है, तो मैं क्या करूंगा, इस वे में जाऊंगा। पहले रेड सी में जाऊंगा, उसके बाद गल्फ ऑफ एडन, देन उसके बाद स्विच कैनाल, मेडिटेरियन सी, उसके बाद मूव करके एंड देन मैं रशिया एंटर होऊंगा। तो ये डिस्टेंस कितना ज्यादा हो गया। लेकिन अगर ईरान का हेल्प लेते हैं तो मुंबई टू छाबर पोर्ट, छाबर पोर्ट टू कैस्पियन सी एंड देन कैस्पियन सी टू रशिया। तो ये पूरा डिस्टेंस अगर सपोज यहाँ पे 100 किलोमीटर है फॉर एग्जांपल, तो ये डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा 30 किलोमीटर, 1/3 डिस्टेंस हो जाएगा। तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी इंडिया डेवलप कर रहा है, जो इजिली इंडिया को एक्सेस देगा रशिया के गैस फील्ड में। रशिया के साथ हम ट्रेडिंग कर पाएंगे, सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेडिंग कर पाएंगे, उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर पाएंगे, वहां से एनर्जी को इंपोर्ट कर पाएंगे। बट छाबर पोर्ट कैंसिल हुआ तो ये भी प्रोजेक्ट अभी डाउट में आ जाएगा। सो ये इंडिया का इंटरेस्ट है ईरान में। सो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, तो ये कॉरिडोर इंडिया का आंसर था टू चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आप चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को देखो, ये पूरा का पूरा ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, देन साउथ एशिया, अफ्रीका एंड देन यहाँ से पूरे यूरोप में चाइना स्प्रेड हो जाएगा। सो ये चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है और इंडिया ने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर डेवलप किया था, वो उसका आंसर था। बट बाय लूजिंग छाबर पोर्ट वो प्रोजेक्ट भी डेंजर में आ गया। सो दिस इज 2 गैस पाइपलाइन जिसपे अभी इंडिया वर्क कर रहा है। मैंने बताया था टर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। तो ये पूरा गैस पाइपलाइन है। दौलताबाद गैस फील्ड, फिर उसके बाद हेरात, हेरात से पाकिस्तान का क्वेटा, देन मुल्तान, देन इंडिया में फजील का। ये तापी गैस पाइपलाइन है। दूसरा गैस पाइपलाइन है ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन है। तो ईरान का असूले, देन बंदर अब्बास, ईरान शहर, देन पाकिस्तान का खुजदर, कराची, मुल्तान एंड देन फिर न्यू दिल्ली। सो ये 2 गैस पाइपलाइन है। नाउ ओवरऑल इंडिया का वेस्ट एशिया में क्या इंटरेस्ट है। वेस्ट एशिया दैट इज अरेबियन पेनिनसुला प्लस ईरान, इन दोनों को ऐड कर दो आप। ईरान विच इज अ पर्शियन कंट्री प्लस अरेबियन पेनिनसुला, जहां पे अरेबिक लैंग्वेज बोला जाता है। तो वहां पे इंडिया का क्या इंटरेस्ट है। आशीष, आपका जो क्वेश्चन है ये खत्म होगा सेशन तब मैं दूंगा, अभी टाइप करने में टाइम जाता है और कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाता है। सो क्या इंटरेस्ट है इंडिया का वेस्ट एशिया में। एक है इकोनॉमिक एंड कमर्शियल इंटरेस्ट। फर्स्ट, इंडिया गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, ये 6 कंट्री का ग्रुपिंग है जो गल्फ रीजन में वर्क करता है। तो $1 बिलियन का इनके साथ ट्रेडिंग हो रहा है इंडिया का। और ये बेनिफिशियल क्यों है, जैसे एक ग्रुपिंग है एशियान, इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन।
इसके साथ अगर इंडिया ट्रेड कर रहा है तो ये ग्रुप बहुत स्ट्रांग है, ये ग्रुप कंसोलिडेटेड है, तो इंडिया का बार्गेनिंग पावर वीक हो जाता है। जैसे आप सपोज किसी मॉल में जाते हो और वहां पे आपको एक शर्ट पसंद आ गया और वो शर्ट आपको परचेज करना है, बट आप मॉल में बार्गेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि मॉल वाला आपको कहेगा कि नो, हमें सेल नहीं करना, आप चले जाओ, क्योंकि उसके पॉकेट बहुत डीप हैं। लेकिन आप स्ट्रीट साइड किसी के साथ बार्गेन करते हो तो वो इजीली रेडी हो जाएगा आपको सेल करने में, बिकॉज उसके पॉकेट उतने डीप नहीं है। सो इंडिया अगर एशियान के साथ डील करता है तो यहाँ पे एशियान अपने टर्म्स एंड कंडीशन इंडिया पे इम्पोज करेगा, बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन। सेम गोज विथ यूरोपियन यूनियन। बट इंडिया अगर ट्रेडिंग करता है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, तो इसके अंदर कंट्री के अंदर ही खुद डिवीजन है। से कंट्री ए इज हैविंग प्रॉब्लम विद कंट्री बी, जैसे सऊदी अरेबिया का कतार के साथ प्रॉब्लम है, कतार का कुवैत के साथ प्रॉब्लम है, कुवैत का यूएई के साथ प्रॉब्लम है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत वीक है। तो यहाँ पे इंडिया जब ट्रेडिंग करेगा तो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे कर सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, इनके अंदर जो डिवीजन है, इनके अंदर जो फिजर है, उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए और इंडिया के इंटरेस्ट को प्रमोट करना चाहिए। सो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल इज अ वीक इंस्टीट्यूशन एंड मेक अ फ्यू डिप्लोमेटिक डिमांड ऑन इट्स पार्टनर कंट्री। ये उतना पॉलिटिकली वोलेटाइल भी नहीं है गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, जैसे सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई में, वहां पे आपने ये नहीं सुना होगा कोई मेजर कूप हो रहा है या कोई मेजर रिवॉल्ट हो रहा है, बिकॉज वहां के जो लीडर हैं, जो मोनार्क है, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है। बट इराक के अंदर, ईरान के अंदर, यमन के अंदर, सीरिया के अंदर, वहां पे सिविल वार या फिर कूप है, गवर्नमेंट चेंज है, ये फ्लेवर ऑफ द सीजन है, ये मीन्स हमेशा होते ही रहता है। तो पॉलिटिकली भी उतना वोलेटाइल नहीं है। इंडियन डायस्पोरा वेस्ट एशिया में रहते हैं और इनका टोटल नंबर कहें तो 7 मिलियन इंडियंस वहां पे रहते हैं, 70 लाख रहते हैं। और एवरी ईयर इंडिया में $30 बिलियन रेमिटेंस सेंड करते हैं। रेमिटेंस मीन्स ये यूएई में, सऊदी अरेबिया में पैसे ऑन करते हैं और अपने घर पे ये पैसे को सेंड करते हैं, और जिसकी वजह से लोकल इकोनॉमी चलता है। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, उसके पास पैसा बहुत है, और इनके पास जो पैसा है उस पैसे को हम कहते हैं पेट्रो डॉलर्स, कि पेट्रोल को सेल करके इन्होंने पैसे ऑन किए। अब वो पैसे का क्या करेंगे, दे हैव टू इन्वेस्ट इन वन वे और अदर वे। तो वो इन्वेस्टमेंट पैसा उनको करना है, तो इंडिया कैन प्रोवाइड गुड अपॉर्चुनिटी। So Gulf Cooperation Council, they have a huge FDI potential, they have large amount of money, क्योंकि पैसे अगर वो अपने पास रखेंगे तो वो तो पैसा ग्रो होने वाला नहीं है, तो इंडिया को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए सो दैट इंडिया में पैसे ये इन्वेस्ट कर पाए। देन ऑयल एंड एनर्जी सिक्योरिटी, इंडिया का 40% ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट गल्फ कॉपरेशन काउंसिल से आता है। अगर इसके साथ अगर मैं ईरान को भी ऐड कर दूं तो समवेयर अराउंड 60% इंडिया का ऑयल इंपोर्ट यहां से होता है। देन मार्केट पोटेंशियल है, इंडिया अपने प्रोडक्ट्स को वहां पे सेल कर सकता है। कल्चरली भी देखो तो काफी सिमिलरिटी है, लिंकेजेस है बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट एशियन कंट्रीज में, तो हमारा प्रोजेक्ट इजीली वहां पे एब्जॉर्ब हो सकता है। जैसे से इंडियन मूवी है, वो जा रहा है गल्फ कंट्रीज में, और वहां पे चाइना का या कोरियन मूवी है वो गल्फ रीजन में जा रहा है, तो इंडियन मूवी के चांसेस ज्यादा ब्राइट है वहां पे एब्जॉर्ब होने का, बिकॉज कल्चरल सिमिलरिटी है। सो गल्फ रीजन इंडिया में कल्चरल सिमिलरिटी है और इंडियन प्रोडक्ट बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो सकते हैं, तो ये एक इंडिया के पास एडेड एडवांटेज है। तो क्यों नहीं हम इस एडेड एडवांटेज को यूज कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। जैसे अमेरिका के लिए इजी है यूरोपियन कंट्री में अपने गुड्स को सेल करना कंपेयर टू इंडिया, बिकॉज यूरोपियन सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी इज इंटीग्रेटेड। So Gulf country provide an excellent market potential for India manufacture goods and services, especially in project service export. Project service export like crane हम export कर सकते हैं वहाँ पे, पावर प्लांट बनाने के लिए इक्विपमेंट को हम कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इक्विपमेंट को वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। Economic development and modernization in this country has created demand for skilled manpower and labor. इंडिया के पास सरप्लस मैन पावर है
उसको हम इस कंट्री में सेंड कर सकते हैं। बट ये कब होगा? जब उस कंट्री के साथ हमारा रिलेशन अच्छा होगा। अगर कंट्री के साथ हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है तो कैसे वो इंडियन लेबरर को हम वहां पे सेंड कर पाएंगे, और इंडियन लेबरर्स को वो क्यों एम्प्लॉय करेंगे? देन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। जब हम इंडिया के नेबर्स को देखते हैं तो नेबर्स हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं इमीडिएट नेबर, जैसे नेपाल हुआ, चाइना हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश, भूटान, ये इमीडिएट नेबर हैं जिनके साथ हम लैंड बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। दूसरे एक्सटेंडेड नेबर होते हैं। तो एक्सटेंडेड नेबर के साथ हम लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, बट ओशियन शेयर करते हैं, वाटर शेयर करते हैं। जैसे इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, इनके बीच में लैंड तो नहीं है बट वाटर बाउंड्री है। या इंडिया और मालदीव्स, इंडिया और अफ्रीका, तो ये हमारे एक्सटेंडेड नेबर हैं। सो ये एक्सटेंडेड नेबर हैं और इनके साथ अगर हमारा रिलेशन अच्छा होगा तो इजीली हम वहां पर ट्रेडिंग कर पाएंगे, बिजनेस कर पाएंगे। यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो उस प्रॉब्लम का स्पिल ओवर इंडिया में भी होगा। आपके नेबर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कैसे पीसफुली रह सकते हैं? सो गल्फ रीजन कंस्टिट्यूट इमीडिएट नेबरहुड ऑफ इंडिया सेपरेटेड बाय अरेबियन सी। मेरीटाइम सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेरीटाइम सिक्योरिटी में सिक्योरिटी इन ओशन। गल्फ कंट्री के साथ अगर इंडिया का अच्छा रिलेशन होगा तो पाकिस्तान के साथ इनका रिलेशन मॉडरेट होगा। आज पाकिस्तान स्टैंड क्यों कर रहा है कि 3 कंट्री के साथ उसके रिलेशन बहुत अच्छे हैं और वो तीनों कंट्री उसको फंडिंग प्रोवाइड करता है। वन इज यूएस, अनदर इज चाइना एंड थर्ड इज सऊदी अरेबिया। यूएस क्यों पैसा देता है पाकिस्तान को? बिकॉज पाकिस्तान के अंदर यूएस ने अपने मिलिट्री को स्टेशन करके रखा है एंड अफगानिस्तान के साथ वार फाइट करना है पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान का हेल्प चाहिए। सेकेंड, चाइना क्यों हेल्प करता है पाकिस्तान को? बिकॉज चाइना को अरेबियन सी में एंटर होना है। सऊदी अरेबिया क्यों हेल्प करता है पाकिस्तान को? बिकॉज सऊदी अरेबिया को ईरान को काउंटर करना है। तो वर्ल्ड के 3 बिग पावर, जिसमें से 2 तो सुपर पावर है, यूएस एंड चाइना, वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, फंड कर रहा है। बिकॉज पाकिस्तान का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर सऊदी अरेबिया के साथ हमारा रिलेशन अच्छा होगा और ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में से समहाउ हम मीडिएट करा पाते हैं, तो प्रॉब्लम ये होगा कि सऊदी अरेबिया उसको फंड नहीं करेगा। पाकिस्तान के साथ हमारा रिलेशन, यूएस के साथ हमारा रिलेशन अच्छा है और अफगानिस्तान में हम डेवलपमेंट कर पाते हैं, तो यूएस का पाकिस्तान का रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगा। तो हमें पाकिस्तान के फ्रेंड्स के ऊपर टारगेट करना चाहिए और पाकिस्तान को वीक करना चाहिए। तो गल्फ रीजन के साथ अगर हमारे रिलेशन अच्छे हैं तो पाकिस्तान वीक होगा, इनका पाकिस्तान के साथ रिलेशन मॉडरेट होगा। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ फ्यू कंट्री, जैसे यूएई के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इंडिया जीसीसी पॉलिटिकल रिलेशन बहुत ही स्मूथ पॉलिटिकल रिलेशन है। हम जो भी करते हैं उसमें ये हमें सपोर्ट करते हैं। जैसे अभी कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने उन्होंने एड्रेस किया था, यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, तो उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिलना चाहिए। तो परमानेंट मेंबरशिप के लिए या आईएमएफ का रिफॉर्म करना है, वर्ल्ड बैंक का रिफॉर्म करना है, टेररिज्म पे है, नॉन अलाइंग मूवमेंट पे है, इन सब पे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो मेंबर्स हैं इंडिया को सपोर्ट करते हैं। तो पॉलिटिकल रिलेशन हमारा इनके साथ बहुत स्मूथ है। नाउ इस्लाम रिलीजन का भी एंगल है। इंडिया में 14% पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन है और मुस्लिम पॉपुलेशन का होली प्लेस इस रीजन में लोकेटेड है। जैसे अब कैसे कि से अयोध्या में अगर कुछ डिस्टरबेंस होता है या मथुरा में कुछ डिस्टरबेंस होता है, तो हिंदूज जो इंडिया के दूसरे पार्ट में रहते हैं वो कल्चरली सेंटिमेंटली इस रीजन के साथ एसोसिएटेड हैं, तो वो भी प्रॉब्लम फेस करेंगे। तो वैसे ही अगर गल्फ रीजन में कुछ डिस्टरबेंस होता है तो इंडियन मुस्लिम अपने आप को वहां से कनेक्ट कर पाते हैं। तो इंडिया में भी हम चैलेंज फेस करेंगे इन वन अदर वे। इंडिया में थैंक गॉड हम रिलीजन के अंदर सेक्टेरियन वायलेंस हम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं।
जैसे गल्फ रीजन में शिया और सुन्नी के बीच में कंफ्लिक्ट है, इंडिया में ऐसा हम कंफ्लिक्ट एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। टोटल 20 मुस्लिम के सेक्ट हैं जो इंडिया में रहते हैं, बट अगर गल्फ रीजन में डिवीजन होगा तो उसका आफ्टर इफेक्ट हमें भी बियर करना पड़ेगा। सो ये 6 इंडिया के इंटरेस्ट हैं वेस्ट एशिया में। नाउ इंडिया का वेस्ट एशिया पॉलिसी क्या होना चाहिए, हम कैसे वर्क करें कि हम उस कंट्री के साथ इंटीग्रेट कर पाए, हमारा रिलेशन भी अच्छा हो, हम अपने इंटरेस्ट को भी प्रमोट करें। तो एक इंडिया का प्रॉब्लम ये है, सपोज मैं अगर सीरिया को देखूं, जस्ट एग्जांपल, सीरिया के प्रेसिडेंट है बशर अल असाद, वो वहां के प्रेसिडेंट हैं और वहां पे फ्री सीरियन आर्मी एक ग्रुप फाइट कर रहा है बशर अल असाद के साथ, सीरिया के अंदर डेमोक्रेसी लेके आए, सीरिया के अंदर गवर्नमेंट चेंज करें। तो इंडिया जब डील करेगा तो वो बशर अल असाद के साथ ही डील करता है, तो हम वहां पे गवर्नमेंट के साथ डील करते हैं, लेकिन जो दूसरे ग्रुप्स हैं उनके साथ हम डील नहीं करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि नहीं, वो ग्रुप जो है वो लीगल अथॉरिटी नहीं है। बट किसको पता कि आफ्टर 1 ईयर ये फ्री सीरियन आर्मी अगर सीरिया को पूरा कंट्रोल कर लेता है और इंडिया के अगर इसके साथ रिलेशन अच्छे नहीं है तो इंडिया का इंटरेस्ट कैसे प्रमोट होगा। तो हमारा एंगेजमेंट होना चाहिए लॉफुली कॉन्स्टिट्यूटेड अथॉरिटी के साथ भी, दूसरे डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनके साथ भी, जितने ग्रुप वहां पे होते हैं वो सारे ग्रुप के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होने चाहिए, बिकॉज हमें ये नहीं पता कि कौन वहां पे फ्यूचर में पावर में आएगा, और अगर हमारा रिलेशन खराब है तो हमारा इंटरेस्ट में भी अफेक्ट होगा। ईरान, सीरिया, यमन, इराक, इन सब के अंदर कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, और फॉरेन कंट्रीज लाइक चाइना है, रशिया है, फ्रांस है, यूएस है, इसमें इंटरवीन करता है। तो हमें एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए कि फॉरेन पावर्स इस कंट्री में तब इंटरवीन करेगा जब कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई ऑप्शन, पहले हमें डोमेस्टिक ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहिए, प्रॉब्लम को दूर करना चाहिए, और उसके बाद ग्रेट पावर को इंटरवीन करना चाहिए। India should maintain equal distance and engage with all major player in the region. So major player are Israel, major player are Saudi Arabia, major player Iran, सबके साथ हम engage करें without taking side। अरब स्प्रिंग 2011 में वहां पे हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारी गवर्नमेंट चेंज हुई थी अरब रीजन में। तो गल्फ स्टेट को ऐसा लगता है कि इंडिया उनका ज्यादा रिलायबल पार्टनर है। जैसे अब डिस्प्यूट है अरब रीजन में बिटवीन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी के बीच में, अब ये डिस्प्यूट को कौन मीडिएट करेगा, इस डिस्प्यूट को कौन सॉल्व करेगा। तो पहले अमेरिका और यूरोप होता था, बट उनके ऊपर इनका ट्रस्ट धीरे धीरे कम हो गया। चाइनीज को ये ट्रस्ट नहीं करते हैं, इंडियंस को ट्रस्ट करते हैं कि इंडियंस जो है इनके बीच में मीडिएट करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बिकॉज लास्ट 70 ईयर से हमने अपने आप को जैसे कंडक्ट किया है, तो इंडिया के ऊपर इन कंट्री का ट्रस्ट है। तो इंडिया ऐसे रिलायबल इंटरलॉक्टर बन सकता है। हमारा सेकुलर एंड नॉन अलाइन पॉलिसी होना चाहिए, मुस्लिम्स को भी सपोर्ट करें, वहां पे ज्यूज को भी सपोर्ट करें जो इजराइल में है, शिया को भी सपोर्ट करें, सुन्नी को भी सपोर्ट करें। दिस इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बट समहाउ वी हैव टू make path for ourselves. We should be driven more by economic calculation rather than political rhetoric. Economic calculation means इस मूव का फायदा क्या होगा, इस मूव का नुकसान क्या होगा। So we should be driven by economic calculation. Political rhetoric नहीं होना चाहिए। We should engage with Iran without negative impact on India-US or India-Israeli ties. So we should have good relation with all the major player in the region without disturbing our relation with other countries. So this should be India West Asia policy. So this is all about India Israel relation. तो इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, then we will start next topic.